मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली तासिका में कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का 9वां पाठ देखा था। उस पाठ में हमें एक धोबी की कहानी बताई गई थी कि किस तरह उस धोबी को अशिक्षित के वजह से, वो शिक्षित नहीं था तो किस वजह से उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, ये हमने देखा था। साथ ही साथ उस पाठ में हमें शिक्षा का महत्व समझाया गया था। अगर हम जीवन में शिक्षित रहेंगे, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमें जीवन में जो भी बाधा आएंगे तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम इसे हिंदी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कविता क्रमांक 10 देखने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में हमें एक झरने के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे देखिए पहाड़ जो होते हैं, तो हमें ये बताइए, तो पहाड़ जो पर्वतें जो होती है, तो इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, किसके वजह से इनकी सुंदरता होती है? तो जो पहाड़ पर्वतों की जो सुंदरता होती है कि वहाँ पे जो हरियाली होती है, वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पे जो झरने होते हैं, इसकी वजह से वहाँ के पर्वतों की, पहाड़ों की जो होती है सुंदरता और बढ़ जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमें जो पानी मिलता है, ये पानी हमको कहाँ से मिलता है? तो पानी हमें बारिश से मिलता है। लेकिन ऐसा होता है कि साल भर तो बारिश नहीं गिरती है, तो बारिश जो होती है सिर्फ 4 महीने ही आती है। तो हमें क्या करते हैं, उस पानी को हमें संभाल कर रखना होता है। तो हमें फिर जब 4 महीने, जब साल में 4 महीने जब बारिश होती है, तो बाकी के जो बचे हुए 8 महीने हमको पानी कहाँ से मिलता है? तो हम क्या करते हैं, वो बारिश का जो पानी होता है, तालाब, नदी, यहाँ पे क्या होता है, वो पानी जमा हो जाता है। तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? कुआं, नदी, तालाब, झरना, यहाँ से हमें क्या करता है, पानी मिलता है। तो इसी प्रकार एक झरने की कविता आज हम देखने वाले हैं। प्रस्तुत कविता का नाम है झरना। इस कविता के कवि है विष्णुकांत पांडे। इस कविता के कवि कौन है? विष्णुकांत पांडे। सबसे पहले मैं आपको झरने के बारे में बता दूं। झरना यानी क्या? तो इंग्लिश में झरने को वाटरफॉल कहते हैं। इंग्लिश को झरने में वाटरफॉल कहते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये दुनिया का सबसे ऊंचे झरने की तस्वीर आपको बताई गई है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल वाटरफॉल ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। ये वेनेजुएला में स्थित है। एंजल वाटरफॉल्स विश्व के 4 खूबसूरत प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यह झरना विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई से लगातार गिरने वाला झरने के रूप में प्रसिद्ध है। झरने की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा बहता रहता है। झरने की खासियत ये होती है कि वो हमेशा बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। चाहे उसमें कोई भी रुकावट हो, कोई भी पत्थर या कोई भी पेड़ उसके बीच में आ जाए, तो वो रुकता नहीं है। तो उन पत्थरों को, उन पर्वतों को तोड़कर, उनको हराकर वो आगे चला जाता है। तो यह झरने की खासियत होती है। एंजल फॉल्स अपनी ऊंचाई के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस स्थान की ऊंचाई 3212 फीट ऊंचाई है। एंजल फॉल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। एंजल जलप्रपात में इतनी ऊंचाई से गिरने वाला पानी आसपास के इलाकों में फुहारों की तरह उड़ता है। यहाँ का ऐसा दृश्य पर्यटकों के दिलों को छू लेता है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये जो एंजल वाटरफॉल, ये एंजल जो झरना है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ के झरने की यह खासियत होती है कि जब ये झरना ऊपर से जब नीचे गिरता है, तो उन जो पानी की जो बूंदें होती है, वो हवा से इधर उधर हो जाती है। तो वो बूंदें है ना, मतलब बहुत दूर दूर तक चली जाती है। वो बूंदे, पानी की जो बूंदे, वो उनको फुहारा कहा जाता है। तो फुहारे जो है वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो आसपास का परिसर भी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। तो यहाँ का जो दृश्य देखने के लिए पर्यटक बहुत सारे तादाद में आया करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? झरना। तो एंजल वाटरफॉल ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में स्थित है। अब तो ये होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना हो गया। अब मुझे बता, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल। और ये कहाँ पे है? तो ये शिमोगा कर्नाटक में है।
तो ये जो वाटरफॉल है, ये जो झरना है, ये कर्नाटक में है और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे जो आपको चित्र दिया गया है ये कुंचिकल झरने का चित्र आपको दिखाई देगा। तो ये याद रखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल झरना और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना। अब दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे है? वेनेजुएला में। और भारत का सबसे ऊंचा झरना शिवमोगा एक विलेज में है जो कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो इसी प्रकार आज हम झरना इस कविता को पढ़ने वाले। इस कविता के कवि है विष्णुकांत पांडे। इसके पहले इस कविता का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कविता झरना में कवि ने सतत कर्मरत व गतिशील रहने की सीख दी है। पर्वत से निकलकर झरना शोर मचाता हुआ निरंतर बहता रहता है। वह रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों, झाड़ियों, चट्टानों से टकराता हुआ सदा आगे बढ़ते रहता है। मस्ती में गीत गाते हुए सबको जीवनदायी साधन उपलब्ध कराते हुए हर तरफ बाहर ला देता है। तो हमें जो इस कविता में झरने के बारे में बताया गया है, तो प्रस्तुत कविता में झरने के बारे में हमें कवि कहते हैं कि वो सतत कर्मरत यानी कार्यरत, हमेशा अपना कार्य करता रहता है, वो रुकता बिल्कुल नहीं है। किसके बारे में बताया? तो झरने के बारे में। वो गतिशील, वो हमेशा अपनी गति चालू ही रखता है, वो कभी रुकता नहीं, ना ही कभी थमता है। पर्वत से निकलकर झरना शोर मचाता हुआ निरंतर बहता रहता है। जो झरना है वो कहाँ से निकलता है? तो जो झरना होता है ये ऊंचाई से नीचे गिरता है। जो पर्वत होते हैं वहां से ऊपर से नीचे गिरता है। तो झरना जो है पर्वत से निकलकर शोर मचाता हुआ निरंतर बहता रहता है। वह रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों से टकराता हुआ सदा आगे बढ़ते रहता है। फिर चाहे उस पर्वत से उसे नीचे आते वक्त या गिरते वक्त कितने भी पेड़ पौधे या कितनी भी पेड़ झाड़ियां आ जाए या कितनी भी बड़े बड़े चट्टाने आ जाए, तो वो उनको हराकर वो आगे बढ़ता रहता है। मस्ती में गीत गाते हुए सबको जीवनदायी साधन उपलब्ध कराते हुए हर तरफ बाहर ला देता है। मस्ती में गीत गाते हुए वो जब पहाड़ जो झरना है जब बह रहा है तो कैसे गाने गाता है? तो मस्ती में वो गीत गाते हैं, जीवनदायी साधन उपलब्ध कराता है। जैसे हमें पानी की जरूरत होती है तो वो जरूरतें पूरे करते हैं। जैसे खेत हरियालियों में पानी की अनाज उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है तो वो वहां पे वो जरूरत पूरी करता है। तो इस प्रकार झरना हमें हमारे जो जीवनदायी साधन है उसमें हमें मदद करता है। तो जिस तरह यहाँ पे कवि ने बताया गया कि झरना चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी विघ्न आए, तो वो रुकता नहीं है। उन परेशानियों को, उन विघ्नों को हराकर हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो प्रस्तुत कविता में भी हमें कवि ने यही सिखाया है कि हमारे जीवन में कितने भी परेशानियां आए, कितने भी अड़चन आए, कितने भी रुकावटें आए, तो हमें उससे डरना नहीं है। तो उस अड़चन को तोड़ कर या उस अड़चन को उसका हल या समस्या निकालकर हमें जीवन में उस झरने की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ कवि कह रहा है कि मस्ती में गीत गाते हुए जीवनदायी साधन उपलब्ध कराते हुए हर तरफ बाहर ला देता है। कौन ला देता है? झरना। मतलब इतनी रुकावट है उसके जीवन में आने पर, इतनी परेशानियां आने पर, उन परेशानियों को वो हल करके जीवन में आगे बढ़ते रहता है। और वो किस प्रकार बढ़ रहा है? खुशी में बढ़ रहा है। और साथ ही साथ वो दूसरों की भी मदद कर रहा है, दूसरों को भी उनके साधन उपलब्ध कर देकर उनके जीवन में बाहर ला देता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो परेशानियां, जो भी समस्याएं, जो भी विघ्न आए, उसको हमें हल कर आगे बढ़ते रहना है और मस्ती में गीत गाते हुए जीवन का पूरा आनंद लेना है। और दूसरों की खुशी में जैसे बाहर, दूसरों की जैसे यहाँ पे ये है कि झरना जो है जो भी कर रहा है वो दूसरों को उसको खुश कर रहा है ना। तो जो पानी का उपलब्ध है या उस पानी से जो हर तरफ हरियाली छाई हुई है जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, तो दूसरों के जीवन में भी बाहर ला देता है। तो इस प्रकार हमें भी इसके तरह कार्यरत होना है। झरना सतत आगे ही बढ़ता रहता है, कभी आराम नहीं करता, अर्थात रुकता नहीं है। जो झरना है वो हमेशा दिन हो या रात हो, चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में इस झरने की तरह आगे ही बढ़ते रहना है। वह उत्साह व उमंग के साथ लगातार मंजिल की ओर गतिशील रहता है। जो उसे मंजिल हासिल करनी है वो मंजिल की तरह वो उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ हमेशा बढ़ते रहता है।
कवि कह रहे हैं कि हमें भी मन में उत्साह उमंग लेकर रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी राह बनाते चलना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करिश्मा करना चाहिए कि सारे संसार में खुशियों की बहार फैल जाए। तो इस कविता में कवि ने हमें इस कविता से, इस झरने से कुछ सीख हासिल करने के लिए कही है। क्या कहा कि जिस तरह जो झरना है हमेशा उत्साह उमंग के साथ अपनी मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, उसके रास्ते में जो रुकावटें आते हैं उस रुकावटों को पार करता है, इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में उसी उत्साह, मतलब जिस तरह से झरने का उत्साह है उसी तरह का उत्साह, उसी तरह का उमंग लेकर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है और ऐसा कुछ काम करना है जैसे सब लोग हैरान रह जाए। ऐसा करिश्मा करना चाहिए, सारे संसार में खुशियों की बहार फैल जाए और आपने जो कार्य किया वो ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे सभी को खुशी मिल जाए, सारे संसार में वो खुशियां फैल जाए। तो इस प्रकार की सीख हमें इस कविता से हासिल करनी है, इस तरह ऐसे कवि कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इस कविता को हमें बताया गया है। तो चलिए आप भी इस कविता को निकालिए, पन्ना नंबर, पेज नंबर 66, झरना, कविता क्रमांक 10, झरना, विष्णुकांत पांडे इस कविता के कवि है। पर्वत की छाती तोड़, ऊंची चोटी पीछे छोड़, बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। मिले राह में पेड़ पहाड़, चाहे मिले झाड़ झंकार, लड़ता है सबसे भरपूर, करता पल में सबको चूर। मस्ती में गाता है गान, देता सबको जीवन दान, जहां जहां भी बहती धार, छा जाती है वहां बहार। चलना ही बस उसका काम, करता नहीं कभी आराम, बढ़ता मन में ले उल्लास, मंजिल खुद आ जाती पास। तुम भी मन में ले उत्साह, गड़े चलो विघ्नों में राह, बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए निहाल। यहाँ पे कवि ने जो कविता, जो झरना है उसकी जो विशेषता है, उसकी जो खासियत हमें यहाँ पे कविता द्वारा हमें बताई गई है। तो चलिए इस कविता को मैंने पढ़ा था, अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं हम लोग। जिसे हमें बताया है कि पर्वत की छाती तोड़, ऊंची चोटी पीछे छोड़, बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। यहाँ पे प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें किसके बारे में बताया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें एक झरने के बारे में बताया गया कि वो पर्वत से नीचे आता है या पर्वत से नीचे गिरता है, तो वो जो पर्वत की जो चोटी होती है, चोटी यानी पर्वत का जो आखिरी जो सिरा होता है उसको कहते हैं पर्वत की चोटी। तो ये जो पर्वत की वो चोटी को पीछे छोड़कर सब लोग दुनिया में क्या करते हैं, जो पर्वत की ऊंचाई है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्वत की उस ऊंची चोटी को छोड़कर वो आगे बढ़ता है, बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। तो उस पर्वत की जो छाती तोड़, ऊंची को छोटी छोड़ वो आगे बढ़ते रहता है और सबको झकझोर कर यानी शोर, और झकझोर यानी सबको पीछे छोड़ आगे बढ़ता रहता है, करता चलता हरदम शोर। शोर यानी क्या? कोताहल, हमेशा शोर करना। जिस तरह से पानी बहता रहता है तो पानी की आवाज आती रहती है, तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता में शोर यानी क्या, ऐसा नहीं कि पानी वहां पे जो है बहुत ज्यादा बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है तो उस पानी का आवाज आती है, तो उसे क्या यहाँ पे प्रस्तुत कविता में कवि ने जो पानी की आवाज आ रही है उसको यहाँ पे शोर कहा है। तो जब वो पर्वत की छाती तोड़कर ऊपर से नीचे आता है तो वो कैसे आता है, किस प्रकार आता है? तो वो शोर करते हुए ऊपर से नीचे आता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे साथ ही में आपको कुछ बोध प्रश्न भी दिए गए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? प्रस्तुत कवि आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, या इस पार्ट में कविता में आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, अभी हमने देखा था ये भारत का सबसे ऊंचा झरना, ये हमने देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे कवि ने क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जो पर्वत की सबकी ये जो होती है, ये ऊपर का जो सिरा होता है इसको चोटी कहा जाता है। जो पर्वत के आखिरी जो सिरा होता है उसे कहा जाता है पर्वत की चोटी। तो ये जो पर्वत की आखिरी चोटी है इसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट के पर्वत की ऊंची चोटी को इसको कहेंगे K2। क्या कहते हैं?
K2। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो आखिरी सिरा है, उसको कहेंगे K2। साथ ही साथ इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये पर्वत की जो आखिरी चोटी है, इस पर्वत को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो पर्वत की छाती तोड़, जो ऊंची जो चोटी होती है वहां से नीचे गिरता है। पर्वत की छाती तोड़ ऊंची चोटी पीछे छोड़। जो चोटी पे सब लोग पहुंचना चाहते हैं, उस चोटी को छोड़कर आगे बढ़ता रहता है। बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। मिले राह में पेड़ पहाड़, चाहे मिले झाड़ झंकाड़। लड़ता है सबसे भरपूर, करता पल में सबको चूर। झंकाड़ यानी क्या? कांटेदार घने पौधे का समूह। जो पहाड़ होता है वहां पे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, तो वहां पे कांटों के भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो कांटेदारों के जो घने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, उनको कहेंगे झंकाड़। जो उस राह यानी रास्ता, राह यानी क्या? रास्ता। मिले राह में पेड़ पहाड़, चाहे मिले झाड़ झंकाड़। जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, जो कांटेदार झाड़ होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े झाड़ों को वो पीछे छोड़ या उनको अपने राह में से निकाल वो आगे बढ़ता है। लड़ता है सबसे भरपूर, करता पल में सबको चूर। अब देखिए बीच में जो है पहाड़ भी आते हैं, जो पहाड़ जो ऊंचे सिरे से जब नीचे आते हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ भी बीच में आते रहते हैं। लेकिन वो पहाड़ किसके होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। और पत्थर को कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो झरना है, पानी का जो झरना है, ये उसे भी तोड़कर आगे बढ़ता है। और एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी की ऊंचाई बताओ। यहाँ पे कवि ने और एक प्रश्न पूछा है, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो ये जो पर्वत है, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इसकी ऊंचाई कितनी है बताओ? तो इसकी ऊंचाई है 8,848। तो इस पर्वत की ऊंचाई है 8,848। ये इस पर्वत की ऊंचाई है। अगला भाग, मस्ती में गाता है गान, गान यानी गाना। मस्ती में गाता है गान, देता सबको जीवन दान। जहां जहां भी बहती धार, छा जाती है वहां बहार। यहाँ पे कवि ये भी कह रहे हैं कि वो हमेशा मस्ती में जो आगे बहता रहता है, लेकिन मस्ती में बहते के साथ साथ वो क्या करता रहता है? तो जो झरना है वो गीत गाता है, गाने गाता है। चलना ही बस उसका काम, करता कभी नहीं आराम। बढ़ता मन में ले उल्लास, मंजिल खुद आ जाती पास। देखिए पहले एक वाक्य यहाँ पे और एक लाइन रहेगी, जहां जहां भी बहती धार। धार यानी क्या? धारा, स्ट्रीम। जो बहती हुई जो पानी होता है उसको कहेंगे धार। छा जाती है बहार। बहार यानी वहां पे हमेशा वसंत ऋतु, मतलब वहां पे हरियाली छा जाती है, वहां पे हमेशा बारिश होती रहती है। चलना ही बस उसका काम, करता नहीं कभी आराम। ये जो झरना है हमेशा आगे चलता ही रहता है, वो कभी आराम नहीं करता, ये हमेशा बहता ही रहता है। बढ़ता मन में ले उल्लास। उल्लास यानी उमंग। उल्लास यानी उमंग। मंजिल खुद आ जाती पास। जिस मंजिल को उसको वहां पे पहुंचना है, वो मंजिल क्या हो जाती है? उसके खुद के पास आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका उमंग, उसका उल्लास, उसकी जो खुशी है वो देखकर जो मंजिल है खुद उसके पास चली आ जाती है। तुम भी मन में ले उत्साह, गड़े चलो विघ्नों में राह। बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए निहाल। तुम भी मन में ले उत्साह। तुम भी यानी अभी यहाँ पे कवि आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह से जो झरना है मन में उत्साह उमंग लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, हमें खुश होकर जीवन में आगे बढ़ा, तो तुम भी उसी झरने की तरह अपने मन में उत्साह उमंग लेकर आगे चलो। विघ्न यानी जो भी जो मुसीबतें, विघ्न यानी क्या? मुसीबतें। जो भी आपके राह में जो भी मुसीबतें आए, जो भी विपत्ति आए, उसको क्या करो? उसको पार करो और आगे बढ़ते रहो। पार करना यानी उस मुसीबत को हराना। बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए न्यार। और कुछ ऐसा कमाल करना, कुछ ऐसा करिश्मा करना कि सारे जग के लोग आपको उस करिश्मे को या उसके आपके कार्य को देखकर सब लोग हैरान हो जाए, और वो लोगों को आपसे खुशी मिले। जिस तरह से जो झरना है सबको खुशी देता है, तो उसी प्रकार आपको भी जो अन्य लोग हैं उनको खुशी देना है।
तो प्रस्तुत कविता में हमें एक झरने के बारे में बताया कि एक झरने के जीवन में कितनी विपत्ति आती है, तो विपत्तियों को कैसे हराकर वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है, गीत गाते हुए आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ दूसरों को खुशियां भी देता है। और वो जहां जाता है वहां पे वसंत ऋतु छा जाती है, वहां पे बहार छा जाती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि भी हमें यही कह रहा है कि जिस तरह से झरना उत्साह उमंग लेकर आगे बढ़ता है, हमें भी अपने जीवन में उत्साह और उमंग लेकर आगे बढ़ना है। जो भी परेशानियां उनको पीछे छोड़ना है, और जब हमने उस परेशानियों को हरा कर आगे बढ़ा है, तो तब भी हमें निराश नहीं होना है, तब भी हमें खुश होकर आगे बढ़ते रहना है, और साथ ही साथ लोगों को जो है अपनी खुशियां देना है। ये हमें कवि ने बताया गया है। तो साथ ही साथ आपके कुछ यहाँ पे कठिन शब्द भी बताए गए, जैसे पहला बात है पर्वत, पर्वत यानी क्या, पहाड़, और दूसरा शब्द है झंकार, झंकार यानी कांटेदार घने पौधों का समूह। तीसरा है शोर, शोर यानी कोताहल। धार, धार का दूसरा शब्द है धारा। उल्लास, उल्लास यानी उमंग। राह, राह का दूसरा शब्द है रास्ता। बहार, बहार यानी वसंत ऋतु। मंजिल, लक्ष्य, जो झरना है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, और उसका उत्साह उमंग देकर जो मंजिल है स्वयं उसके पास आ जाती है, यहाँ पे बताया गया है। विघ्न, विघ्न यानी विपत्ति, मुसीबत। कमाल, कमाल यानी करिश्मा। तो प्रस्तुत कविता में क्या हमने जो अभी कठिन शब्द देखे थे, साथ ही साथ इसका सारांश भी देखा था। तो चलिए इस पाठ के जो है काव्य बोध दिखाया गया है, सही उत्तर पर सही निशाना लगाइए। यह भाग अभी हम लोग देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। यहाँ पे जो पहला प्रश्न देखेंगे, कविता का क्या नाम है, कविता का क्या नाम है। तो कविता का नाम क्या है, पर्वत, नदी, झरना। पर्वत, नदी, झरना। तो प्रस्तुत कविता का नाम क्या है, किसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, झरना। तो कविता का नाम क्या है, झरना। तो यहाँ पे उस जो बॉक्स है वहां पे आपको सही का निशाना लगानी है। दूसरा प्रश्न है, झरना कविता के कवि कौन है। जो अभी हमने कविता पढ़ी है, इस कविता को किसने लिखा है, इस कविता के कवि कौन है। विष्णुकांत पांडे, विष्णुकांत गुप्त, विष्णुकांत कौशिक। देखिए पुनः एक बार इसके जो कोष्टक में जो प्रश्न पुनः एक बार दोहराती हूँ। विष्णुकांत पांडे, विष्णुकांत गुप्त, विष्णुकांत कौशिक। बिल्कुल सही। तो इस कविता के कवि है विष्णुकांत पांडे। प्रस्तुत कविता झरना, इस कविता के कवि है विष्णुकांत पांडे। दूसरा प्रश्न है, पर्वत की छाती को तोड़कर कौन आगे बढ़ता है। पर्वत की छाती को तोड़कर कौन आगे बढ़ता है। पत्थर, झरना, पानी। कौन है इसका सही जवाब, पत्थर, झरना, पानी। तो प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने किसके बारे में बताया, झरना। तो ये पर्वत की छाती को तोड़कर आगे कौन बढ़ता है, झरना। अगला है, जहां जहां झरने की धार बहती है वहां वहां क्या होता है। जहां जहां झरने की धार बहती है, यानी जहां पे उस झरने का पानी बहता रहता है, तो उस जगह क्या हो जाता है, क्या होता है वहां पे, यहाँ पे बताया। बाढ़ आ जाती है, क्या वहां झरना आने से बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, या बहार आ जाती है। बहार आने नहीं, वहां पे हरियाली छा जाती है, वहां पे वसंत ऋतु आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बहार आ जाती है। तो जहां जहां झरने की धार बहती है वहां वहां बहार आ जाती है, वसंत ऋतु आ जाता है। तो इस प्रश्न को पुनः एक बार पढ़ती हूँ। कविता का क्या नाम है। तो कविता का झरना यह नाम है। झरना कविता के कवि कौन है। तो झरना इस कविता के कवि है विष्णुकांत पांडे। पर्वत की छाती तोड़कर कौन आगे बढ़ता है। तो झरना पर्वत की छाती को तोड़कर आगे बढ़ता है। जहां जहां झरने की धार बहती है वहां वहां क्या होता है। जहां जहां झरने की धार बहती है वहां वहां क्या होता है, बहार आ जाती है। तो चलिए इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। झरना किससे पीछे तोड़कर आगे बढ़ जाता है।
प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। झरना किसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पहले ही पंक्ति में बताया कि पर्वत की छाती तोड़कर ऊंची चोटी को पीछे छोड़, इसका मतलब है तो झरना पर्वत की ऊंची चोटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या है? झरना पर्वत की ऊंची चोटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, झरना क्या करता हुआ चलता है? झरना क्या करता हुआ चलता है? झरना आगे तो बढ़ रहा है लेकिन क्या करते हुए आगे चल रहा है? तो झरना शोर करते हुए चलता रहता है। झरना शोर करते हुए, शोर करना यानी वहां पे चिल्ला पुकार ऐसा कुछ नहीं होता। जो पानी बहता रहता है तो पानी की आवाज आती रहती है, तो उस आवाज को यहाँ पे कवि ने शोर कहा है। तो झरना शोर करते हुए आगे चलता रहता है। अगला तीसरा प्रश्न है, झरना मस्ती में क्या करता है? झरना मस्ती में क्या करता है? तो झरना मस्ती में गीत गाता है। झरना मस्ती में गीत गाता है। चौथा प्रश्न है, जहां झरने की धार बहती है वहां क्या छा जाती है? जहां झरने की धार, धार यानी क्या? धारा। तो जहां झरना बहता रहता है तो वहां क्या आ जाता है? ये क्या छा जाती है? तो जहां झरने की धार बहती है वहां बहार छा जाती है। वहां क्या छा जाती है? बहार छा जाती है। वहां पे हरियाली आती है, वहां पे जो वसंत ऋतु आ जाता है, तो इसी को बहार कहा गया। तो जहां झरने की धार बहती है वहां बहार छा जाती है। झरना मन में क्या लेकर आगे बढ़ता है? जो झरना है हर परेशानी को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ता है, तो अपने मन में क्या लेकर आगे बढ़ता है? झरना मन में उत्साह और उमंग लेकर आगे बढ़ता है। झरना मन में उत्साह और उमंग लेकर आगे बढ़ता है। तो प्रस्तुत कविता में अभी जो कविता की जो कवि विष्णुकांत पांडे, इस कविता में हमें कवि ने बताया है कि किस तरह ये जो झरना है अपने जीवन के सारे बाधाओं को पीछे छोड़कर, उन बाधाओं को हराकर आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हमें भी अपनी बाधाओं को, अपने विघ्नों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मन में उत्साह उमंग लेकर रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी राह बनाते चलना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करिश्मा करना चाहिए कि सारे संसार की खुशियों में बहार फैल जाए। जो प्रस्तुत पाठ में हमें और कुछ प्रश्न बताए गए थे, जैसे आज हमने पढ़ा था, तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? अब इस पाठ का जो है मैंने आपको इस कविता का अर्थ समझाया था, साथ ही साथ इस कविता का सारांश मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने बताया कि झरना अपने जिस तरह से हर परेशानी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, वो हमेशा खुश रहता है, तो उसी तरह हमें भी हमारे परेशानी को पीछे छोड़ना है। पीछे छोड़ना यानी उसको छोड़कर या उस रुकावटों को वहीं छोड़कर आगे नहीं बढ़ना, तो उस रुकावटों को पूरा पार करना है, उस पर उसको हल कर भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जिस तरह से झरना दूसरों को खुशियां देता है, जहां वो आ जाता है, जहां उसकी धारा बहती है वहां पे बाहर आ जाती है, तो हमारे प्रति भी जैसे हम भी जहां जाए कुछ ऐसा कार्य करें तो उससे लोगों को खुशी ही मिले। और साथ ही साथ हमें कवि ने कुछ बताया कि कुछ प्रश्न आपको पूछे गए थे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपने उसका चित्र भी देखा था। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और जो पर्वत की जो ऊंची चोटी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे केटू कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी थी पर्वत की? तो पर्वत की ऊंचाई 8,848। जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी ऊंचाई है 8,848। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जो है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। वो इतना प्रसिद्ध झरना है कि वहां के बहुत सारे पर्यटक खास उस झरने को देखने के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे है?
तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक में है। तो आज हमने इस कविता को पढ़ा था, इस कविता का अर्थ देखा, साथ ही साथ इस कविता के जो है सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए और कुछ एक वाक्य में प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।